आज क्या पढ़ना है हमने स्टेबलाइजर्स। अच्छा, इसको ना ये चीज़ें हैं कुछ समझने वाली, इसलिए मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ और ऊपर लिखने सारा लिखने तो नहीं हो सकता ना। तो सरफेक्टेंट और हाइड्रोक्लोराइड्स की समझ आ गई थी ना। ये सारे आ रहे हैं एडिटिव्स में, एडिटिव्स, ठीक है। ये हमारी जो हेडिंग आ रही है एडिटिव्स है, ठीक है। आज स्टेबलाइज़र में हमने पहला पढ़ना है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो क्या कहता है बुक में, कहता है जी द कैपेबिलिटी, पहले आप एक बात समझें स्टेबलाइज़र क्या होते हैं। स्टेबलाइज़र वो सब्सटेंस होते हैं जो आप किसी भी सिरप में, किसी भी दवा में डालते हैं कि उनकी जो वो स्टेबिलिटी कायम रहे, ठीक है। उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आए, उनमें कोई खराबी पैदा ना हो, ठीक है। वो ज़्यादातर ये सिरप में होता है। अब पढ़ते हैं इसको, द कैपेबिलिटी ऑफ अ फार्मुलेशन इन अ स्पेसिफिक कंटेनर। कैपेबिलिटी कहते हैं सलाहियत को, किसी भी कहते हैं जी फार्मुलेशन की सलाहियत जो कि स्पेसिफिक कंटेनर में टू रिमेन विद इन दी फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेराप्यूटिक्स एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन। तो कहते हैं जी ऐसी सलाहियत जो कि एक फार्मुलेशन को कंटेनर में क्या करती है जी, रिमेन करती है विद इन दी फिजिकल, उसकी यानी ज़ाहिरी शक्ल व साफ वो मतलब कि क्या करती है, उसको स्टेबल करती है। उसके बाद क्या करती है, केमिकल, ठीक है। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि एक ऐसी दवा है जो ज़्यादा अगर उसको आप झटके देते हैं तो वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो उसको भी वो उसकी स्टेबिलिटी को भी बरकरार रखती है। फिर क्या करती है जी माइक्रोबायोलॉजिकल, यानी उसके अंदर जो उसकी स्पेसिफिकेशन है माइक्रोबायोलॉजी की, यानी ना तो उसमें क्या करते हैं कि भाई कोई ऑर्गेनिज़म ऐसे लगने देते हैं जिससे उसके अंदर कोई खराबी पैदा हो जाए। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म किसी चीज़ में, आपकी दही में चले जाएँ, दूध में चले जाएँ, ख़राब कर देते हैं, तो इसी तरह वो उसको ख़राब नहीं होने देते और उसके अंदर जो उसकी कैपेबिलिटी है उसको भी बरकरार रखते हैं। कहते हैं उसकी थेराप्यूटिक और टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन को भी बरकरार रखते हैं। यानी कि थेराप्यूटिक कहते हैं कि दवा हमने किस लिए इस्तेमाल करानी है, हमने पढ़ा हुआ है फार्माकोलॉजी में हमने पढ़ा है। तो ये दवा हमने किस लिए इस्तेमाल करानी है, वो यानी उसको जब ख़राब नहीं होगी, मिसाल के तौर पे बुखार के लिए दी जा रही है, अगर वो ख़राब नहीं होगी तो डेफिनेटली वो उसकी क्या है कि वो उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू जो है उसकी या स्पेसिफिकेशन जो है वो बरकरार रहेगी, ख़राब नहीं होगी, तो वो बुखार को ख़त्म कर लेगी। अगर वो ख़राब हो जाएगी तो वो बुखार को ख़त्म नहीं करेगी। इसी तरह टॉक्सिकोलॉजिकल, यानी उसके अंदर कोई जहरबाद नहीं होता, ठीक हो गया। आगे है द substances used to control these stabilities are known as stabilizers, ठीक है। यानी ये 4-5 चीज़ें जो सब्सटेंस क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इनको कहा जाता है स्टेबलाइज़र, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टेबलाइज़र कितने किस्म के हैं वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा शुरू, पहला है जी एंटी ऑक्सीडेंट्स। आपने देखा होगा हमें घर में कहा जाता था कि जो तरबूज है उसको आप ज़्यादा देर काट के उसको नहीं रखें, वो ख़राब हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो फिर खाने के काबिल नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, दवा भी ऐसे ही होती है, लेकिन उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं। किस लिए डाले जाते हैं, टू प्रिवेंट डिटोरिएशन ऑफ प्रेपरेशन बाय ऑक्सीडेशन, ई.जी. एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम एस्कॉर्बेट, सोडियम बाइसल्फेट और टोकोफिरोल। कहता है जी टू प्रिवेंट, बचाता है, ठीक है। टू प्रिवेंट डिटोरिएशन, डिटोरिएशन कहते हैं खराबी को या जिसका गल सड़ जाना, ठीक है, उसको बचाता है। और प्रिपरेशन, आपकी जो प्रिपरेशन है, जो दवा है आपकी, बाय ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स कितने इस्तेमाल करते हैं आप लोग, इसमें पहले नंबर पे है एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरे पे है सोडियम एस्कॉर्बेट, तीसरे पे है सोडियम बाइसल्फेट और आखिरी है टोकोफिरोल, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। यानी ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, वो 4 किस्म के हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आगे है जी चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट सब्सटेंसेस दैट फॉर्म स्टेबल वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल्स। यानी वो कहते हैं ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, पानी और मेटल्स, पानी का जो है मेटल्स का एक ऐसा कम्प्लेक्स, सॉल्युबल कम्प्लेक्स को मेंटेन करते हैं। क्यों जी, आगे इसको वो बताते हैं कि इसलिए कि दीज मेटल्स माइट प्रमोट इनस्टेबिलिटी, ई.जी. एडिटेड डाइसोडियम। अच्छा, वो कहते हैं जो मेटल होते हैं ना जिस दवा में,
तो वो क्या करते हैं उसके अंदर माइट प्रमोट इंस्टेबिलिटी, यानी दवा को स्टेबल नहीं रहने देते। जो मेटल्स होते हैं अक्सर दवाइयों में मेटल्स डाले जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो उसमें क्या डालते हैं, चिलेटिक एजेंट डालते हैं। चिलेटिक एजेंट के तौर पे क्या चीज़ डालते हैं, एजिटेट डाइसोडियम। ठीक हो गया। आपके पास वो नहीं है उसमें बुक, उसकी आप क्लोज हो जाएं, यानी देखें तो बुक में देखें सही, फिर बाद में आपने पढ़ना नहीं है। तीसरे नंबर पे है बुफर्स, ठीक है। बुफर्स हमने पढ़ा हुआ है, एनीबॉडी नोज, कुछ याद आता है? पढ़ा हुआ है ना, याद है? कुछ याद नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने शाम में जाके नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा, बुफर्स को हमने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, ये पीएच को मेंटेन करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने आपका इंजेक्शन है, उसकी एक स्पेसिफिक पीएच है, हमने पढ़ी थी 0 से 14 तक पीएच पढ़ी थी। अब उसको उस स्पेसिफिक पीएच पे रखना, दो टाइप की थी ना, अल्कलाइन और एसिडिक, जो आपकी 1 से 7 तक एसिडिक थी और 7 से 14 तक अल्कलाइन थी, ठीक है। बातें बाद में करेंगे, अभी आप बात समझेंगे। अच्छा, उसको हमने पढ़ा था कि ये अल्कलाइन और एसिडिक होती है। तो उसको स्टेबल करने के लिए बुफर डाले जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी दवा है जिसमें अल्कलाइन भी है और एसिड भी डाला जाना है, तो उसमें ये बुफर डाले जाते हैं ताकि उनके पीएच को मेंटेन कर लें, उस सोल्यूशन की पीएच ख़राब ना हो, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि इंजेक्शन की पीएच सपोज के 6 तक है, 4 तक है, और आपकी जो पीएच है, जो बॉडी की पीएच है उसके बराबर है, तो फिर तो ठीक है। अगर ऊपर नीचे है तो फिर आपका इंजेक्शन जो है रिएक्शन करने में देर नहीं लगाएगा। इन द रिज़ल्ट जो है वो आपका पेशेंट जो है वो मर जाएगा, ठीक है। कहता बुफर एजेंट यूज टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच अपॉन डाइल्यूशन और क्या कहते हैं, और एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली, फॉर एग्जांपल सोडियम साइट्रेट, सोडियम एसीटेट, पोटाशियम फास्फेट। वही बात है कि वो कहता है रेजिस्ट करता है किसको, चेंज इन पीएच, पीएच को चेंज नहीं होने देता, उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट को क्या कहेंगे आप उर्दू में, हैं? मुखालिफ, उसको रेजिस्ट करता है ना, उसको चलें, मुझे भी इसको उर्दू नहीं आ रही। अच्छा, किसको जी, अपॉन डाइल्यूशन और एडिशन, जो भी डाइल्यूशन या एडिशन आपने किया है किसमें, एसिड का और अल्कली का, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपके पास बुफरिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं वो है सोडियम साइट्रेट, सोडियम एसीटेट, पोटाशियम फास्फेट। आगे जी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, एंटी माइक्रोबियल, एंटी तो हो गया ना मुखालिफ, माइक्रोबियल माइक्रोब्स, ठीक है, यानी माइक्रोब्स का मुखालिफ जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं। वो कहता है जी यूज़ इन लिक्विड एंड सेमी सॉलिड प्रेपरेशन टू प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल इमल्जन एंड सस्पेंशन मस्ट बी सूटेबली प्रिजर्व्ड because water and carbohydrate provide very good medium for the multiplication of bacteria and molds। अच्छा, वो कहते हैं ये लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, तो प्रिवेंट और इनहिबिट। प्रिवेंट तो होता है बचाना, और इनहिबिट क्या होगा, इनहिबिट होगा ममनू, यानी वो जैसे आप कहते हैं कि हमारे कॉलेज में जी आपका दाखिला ही ममनू है, आप आ ही नहीं सकते, तो वो उनको आने ही नहीं देते, किसको जी, माइक्रोब्स को। अच्छा, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल इमल्जन और सस्पेंशन। वो कहते हैं इमल्जन और सस्पेंशन क्योंकि सेमी सॉलिड या लिक्विड होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जी, वहाँ पे होता है कि वो कहते हैं मस्ट बी सूटेबली प्रिजर्व्ड, बिकॉज ये ज़रूर इनको प्रिजर्व करना चाहिए क्योंकि पानी और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड वेरी गुड मीडियम। पानी और कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसको एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, किसको जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स। माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा आपने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी में, अभी तक नहीं पढ़ा, बैक्टीरिया नहीं पढ़ा, बैक्टीरिया वगैरह। बैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे एक हम जो जानवर हैं उनके तो एक या दो पढ़ते हैं ना, इनकी इस तरह नहीं मल्टीप्लिकेशन होती, वायरसेस हों या बैक्टीरिया हों, वायरसेस खास तौर पर ये ऐसे बढ़ते हैं कि 2 से 4, 4 से 16, 16 से फिर आगे उसको मल्टीप्लाई करते जाएं, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये आपने माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ना है, ठीक है। और इसको आपने ज़रूर पढ़ना है, एक तो स्टेलाइजर्स और ये बैक्टीरियाज और वायरसेस, इसको लाजमी पढ़ना है। यहाँ से सवाल लाजमी आते हैं, 10 से 20 नंबर का आपका सवाल इसमें आएगा, ठीक है। तो क्या कहता है जी, पानी और कार्बोहाइड्रेट्स चूँकि होते हैं इसमें सेमी सॉलिड और सॉलिड में, तो वो क्या होता है, वो क्या कहते हैं जी, मीडियम प्रोवाइड करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स के लिए। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई।
कहता है पेरेंटल प्रेपरेशन पैक्ड इन मल्टी डोज कंटेनर मस्ट कंटेन अ प्रिजर्वेटिव। पेरेंटल प्रेपरेशन पढ़ा था हमने, याद है कुछ? क्यों समी भाई आपको बेटा? सर आप नहीं पेरेंटल नहीं पेरेंटल हमने पढ़ा था जब हमने शोएब को यहाँ खड़ा करके इंजेक्शन लगाने का बताया था, पेरेंटल रूट पढ़ा था। हालांकि वो इससे आगे नहीं, हमारे पहले 2 लेक्चर के आगे तीसरा लेक्चर था वो हमने पहले पढ़ लिया। हाँ नहीं, पेरेंटल कहते हैं ये जो आप इंजेक्शन IV लगाते हैं, ठीक है ना, इसको पेरेंटल IV IM इसको कहते हैं इंजेक्शन। आप इसको सादे लफ्ज़ों में इंजेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं पेरेंटल प्रेपरेशन जो होती हैं पैक्ड इन मल्टी डोज कंटेनर, जो कंटेनर में आ रहे होते हैं उनको लाजमी प्रिजर्वेटिव के साथ लेके आना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान में तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत रेयर होती हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, लाजमी फॉलो किया जाता है। मैं कल परसों एक बच्चे की जापान के बच्चे की वीडियो देख रहा था, वो अपने बाप दादा या जो भी था उसको क्रॉस कराती बच्ची थी, मेरे ख्याल 5 या 6 साल की मैक्सिमम, जैसे 7 साल की रख दें, उनके कद छोटे होते हैं तो अंदाज़ा नहीं होता एज का। तो वो उसको व्हील चेयर पर लेके जा रही है, वहाँ पे जो बने होते हैं ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्योंकि वो दोबारा बोल रहा हूँ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इसलिए वहाँ पे सारे रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे ही कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आता है, चाहे MNA की गाड़ी है या चाहे वज़ीर की है या वज़ीर आज़म की है, वो रुक जाती है। अच्छा, अब वो बच्चा जब क्रॉस करवा रहा है ना उसको, तो वो गाड़ियों को फिर रुक रुक के उनका जो स्टाइल है वो इस तरह शुक्रिया अदा करते हैं, पूरे झुक जाते हैं। जैसे हम रुकू में झुकते हैं ना, हम तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं या अल्लाह की तस्बीह करते हैं, लेकिन वो उनके का ये आदाब में शामिल है कि झुक के शुक्रिया अदा करते हैं। तो उसने 3 या 4 दफ़ा उन गाड़ियों को शुक्रिया अदा किया, व्हील चेयर को रोक के उनका शुक्रिया अदा किया। तो हमारे पाकिस्तान में कोई रूल ही फॉलो नहीं होता, तो इसलिए शायद प्रिजर्वेटिव भी ना होते हों, लेकिन मस्ट, वो कहते हैं मस्ट कंटेन अ प्रिजर्वेटिव। आपने अगर इंजेक्टेबल लिए हुए हैं, लाइक जैसे वैक्सीन होती हैं या इंसुलिन है या इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये तो लाजमी इसके कंटेनर्स में प्रिजर्वेटिव होना चाहिए, ठीक हो गया। आगे चलते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स। आपको पता है दवा कड़वी होती है, बचपन में हम बहुत भागते थे दवाइयों से, ठीक है ना। तो उसमें फिर क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाल देते हैं। तो उसको पढ़ देते हैं, इम्पार्ट अ प्लेजेंट फ्लेवर एंड ऑफन ऑर्डर टू अ प्रेपरेशन एंड टू मास्क स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ द प्रेपरेशन। यानी उसमें एक तो प्लेजेंट फ्लेवर डाल दिया जाता है और ऑर्डर यानी उसकी खुशबू भी प्लेजेंट बनाई जाती है। जो भी आपका सिरप है, जो भी दवा है, जो प्रेपरेशन मीन मेडिसन, मेडिकेशन, मेडिकामेंट, ठीक हो गया। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं जी, एंड मास्क स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ द प्रेपरेशन, यानी उसमें फिर टेस्ट भी डाला जाता है, ठीक है। यानी जो आप उसमें फ्लेवर डाल रहे हैं ना, उसका भी टेस्ट भी आपने डालना होता है, ठीक है। आगे है कि 10 मेक दैम मोर पैलेटेबल, यानी खाने के काबिल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल चेरी, बनाना, पाइनएप्पल, पिपरमिंट, लेमन, ऑरेंज, रोज़, वनीला, मेंथोल। ये आप बच्चों का सिरप देखें ना, ऊपर चेरी की तस्वीर बनी होती है, बनाना की बनी होती है, मैंगो की बनी होती है, ऑरेंज की बनी होती है। तो उसका मतलब यही होता है, उसको आप मास्क लगा देते हो कि ये वाला फ्लेवर इसके अंदर है, ठीक है। तो आप बच्चे को खिलाने के लिए बच्चे को सहला देते हैं कि ये देखें कि इसमें आम वाला जूस है वगैरह वगैरह, तो इस तरह बच्चा दवाई इजली टेक कर लेता है। अच्छा जी, आगे है जी स्वीटनिंग एजेंट्स यूज टू इम्पार्ट स्वीटनेस टू अ प्रेपरेशन एंड मास्क द ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट, ठीक है जी। आगे क्या कहता है, ऑफ द ड्रग फॉर एग्जांपल सुक्रोज इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, लैक्टोज, मैनिटोल, हनी, ग्लाइसरीन, सॉर्बिटॉल, एस्पार्टेट भी यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप सुक्रोज का पता है ना क्या होता है? ये शुगर, चीनी शुगर तो हमने बहुत सारी पढ़ी है, फ्रुक्टोज भी पढ़ी है, सुक्रोज भी पढ़ी है, माल्टोज भी पढ़ी है, सेलुलोज भी पढ़ी है, लेकिन ये जो सुक्रोज है ये चीनी को कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है ना। रिसेंटली आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछा है एक बच्चे ने कि सुक्रोज आया हुआ था, तो उसमें जो स्वीटनिंग एजेंट था उसमें क्या लिखना था, मैंने कहा सुक्रोज लिख लेते। उसने कहा जी सर मैंने भी बाई चांस सुक्रोज पे ही लिख किया था, हालांकि उस बच्चे को पता नहीं था सुक्रोज किसको कहते हैं। बात वही है, इंग्लिश हमारी कमज़ोर है, इसलिए हमें पता नहीं होता और पढ़ते हम हैं नहीं, तो इसलिए भी नहीं पता होता। आगे है जी कलरिंग एजेंट सब्सटेंसेस यूज टू इम्पार्ट कलर टू लिक्विड एंड सॉलिड प्रिपरेशन, फॉर एग्जांपल कैरामल, फेरिक ऑक्साइड,
क्लोरोफाइल, कैरोटीनॉइड्स, FD एंड C कलर्स। अच्छा, एक बात यहाँ पे और सुन लें, हमने पढ़ा फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट में हमने क्या पढ़ा जी? चेरी है, बनाना है, पाइनएप्पल है, पिपरमेंटल लेमन है, ऑरेंज है, रोज़ है और वेनिला और मैनिथॉल, ठीक है। अच्छा, इसको समझ लें, चाहे जो वाला आपने उसके अंदर फ्लेवर डाला है, ठीक है, वही वाला आप कलर डालेंगे। मिसाल के तौर पर आम का आप फ्लेवर मैंगो डाल रहे हैं तो आपने उसका कलर क्या रखना है? येलो रखना है। सिमिलरली ऑरेंज है तो वो फिर येलोइश होगा, ज़रा थोड़ा सा येलो से आगे वाला रंग होता है, ठीक है। अच्छा, उसको वैसे उसका कलर का नाम ही ऑरेंज है तो वो वाला रंग होगा और उसका वही वाला फ्लेवर आप डालेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने अगर चेरी डालना है तो फिर उसका रेड कलर बनाएंगे। अगर उसमें आपने बनाना डालना है तो फिर वो बनाना के टाइप का, ऑफ क्रीम टाइप का, यानी इस तरह के ये 4-5 चीज़ें जो है अपने जहन में रखें। इसमें से MCQs भी आ सकते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए क्योंकि ये एडिटिव्स हैं। अच्छा, इनकी हेडिंग्स लाजमी आपने याद है। आज हमने स्टेबलाइज़र पढ़ा है, स्टेबलाइज़र की सब हेडिंग्स क्या क्या हैं? स्टेबिलिटी है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, चिलेटिंग एजेंट है, बुफरेक एजेंट है, एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है, फिर उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट हैं, स्वीटनिंग एजेंट हैं और फिर लास्ट में कलरिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? अगले टेस्ट